वेलकम बच्चों, क्लास 7th में हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है वो अराइज हुए, डेवलप हुए और कैसे ये कल्चर्स आपस में इंटरमिक्स होके और भी चीज़ें वेरियस कल्चर्स और ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स कल्चर में ना ये बदल गए। ठीक है, और इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है और अगर वो आपके सामने आता है तो सबसे कॉमन जो तरीका है किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने का वो ये होता है कि वो किस तरह की लैंग्वेज को बोल रहा है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन जो है वो तमिल या उड़िया लैंग्वेज बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम ये अपने आप ये अंडरस्टूड है और हमारे माइंड में अपने आप आ जाएगा कि अगर ये तमिल या उड़िया बोल रहा है तो ये हो सकता है कि प्रोबेबली जो है ये तमिलनाडु या फिर उड़ीसा को बिलोंग करता हो, वहाँ का रहने वाला, तभी तो इसे लैंग्वेज आती है। अब जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि जब कभी आप सफ़र करते हैं ट्रेन वेन में या कहीं भी, या फिर अगर आपके आजू बाजू भी अगल बगल में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मान लो कोई कोई बंगाली बोल रहा है तो आप जाहिर सी बात है आप सुनते कहोगे आप बंगाल से हैं क्या, होता है। तो इस तरह से हम लैंग्वेज से जो है सबसे पहले वो पर्सन किस रीजन का है, किस जगह का है, रीजन मतलब किस क्षेत्र का है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज ही नहीं, हम और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके हम अपने आप ये समझ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस रीजन को हमारी कंट्री में बिलोंग करता है। जैसे कि किस तरह का कोई खाना खा रहा है, जैसे कहीं कहीं पे जैसे अगर कोई किसी को ढोकला बहुत पसंद है तो ऑफ कोर्स वो गुजराती वाला है, और कहीं जैसे पंजाबी लोग बेसिकली वहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी पर ज़्यादा फेमस है तो हम कहते हैं हाँ ये पक्का पंजाबी है। ठीक है, कपड़े की जो पहनने की जो तरीका है, जो कपड़े होते हैं, किस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस रीजन में रहता है। किस तरह की पोइट्री है, किस भाषा में ये पोइट्री लिखी गई है। ठीक है, किस तरह का डांस, किस तरह की म्यूज़िक, कैसी पेंटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब को देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस पर्टिकुलर रीजन से आता है। ठीक है, और फिर ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं इन पर्सन्स की, कभी कभी हम इसको जो है ये एज्यूम कर लेते हैं ना कि ये एकदम फिक्स हो जाती है हमारे दिमाग में। ठीक है, पर हम कभी ये नहीं रियलाइज़ करते हैं बच्चों कि हो सकता है कि वो पर्सन जो है, मान लो कोई बंगाली बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंगाल में रहता है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये परसेप्शन बन गया हमारे दिमाग में, ये चीज़ें फिक्स हो गई हैं क्योंकि ये जो है हम बिल्कुल हम ये एग्जिस्ट कर रही है हमारे दिमाग में। हो सकता है अगर हम एक इसका दूसरा पहलू देखें तो हो सकता है कि वो पर्सन जो बंगाली स्पीक कर रहा हो, मे बी वो बंगाल में रहा है कई साल, तो फिर जो है उसने वो बंगाली उससे आ गई हो, बट वो ओरिजिनली जो है किसी और रीजन का हो, मे बी वो दिल्ली का हो, मे बी वो महाराष्ट्र का हो, बट वो क्योंकि वहाँ पे वो रह रहा है या फिर वहाँ पे वो काम कर रहा है तो उसे बंगाली आती है। कभी कभी लोग जो है किसी को इंटरेस्ट होता है लैंग्वेजेस को सीखने का, तो कोई मान लो किसी को पंजाबी सीखने का बहुत मन कर तो पंजाबी की बाकायदा क्लासेस लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज कोई बोल रहा है या इस तरह के कपड़े कोई पहन रहा है या इस तरह का कोई खाना खा रहा है तो ये पर्टिकुलर रीजन से आएगा। पर जनरली क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जो है हमें चेंज करना है। ठीक है, हाउएवर देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ठीक है, और ये अभी भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जो रीजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वो समय के साथ क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, और जो है सॉरी जो सेपरेट करते हैं रीजन्स को वो डेवलप हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और अभी भी वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो रीजनल कल्चर्स हैं, ठीक है, ये जो रीजनल कल्चर्स हैं बेसिकली जो आज हम देखने को मिल रहा है, हमें हर एक रीजन का अलग अलग कल्चर है, वो बेसिकली जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे जो लोकल ट्रेडिशंस हुआ करते हैं उस जगह पे, जो वहाँ पे जो आइडियाज़ होते हैं वो जब आपस में ट्रेडिशंस और आइडियाज़ मिलते हैं तो ये सब एक क्या है, उससे एक रीजनल कल्चर प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कठिन जटिल जटिल चीज़ है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जटिल चीज़ है, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम लेता है ना, बहुत सारे ईयर्स में एक कल्चर डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि आज के आज ये कल्चर या महीने भर में एक कल्चर डेवलप हो गया, एक कल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी ईयर्स लगते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही हमें देखने को मिल सकते हैं, पर कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी हैं जो एक रीजन को क्रॉस करके दूसरे रीजन्स तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है चेरास का लिया गया है, और कैसे जो है चेरास के किंगडम के रूल के टाइम पे जो है मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जो है एक लैंग्वेज और एक रीजन में जो है कनेक्शन हुआ था। जो चेरा किंगडम है, जो चेरा राज्य था, ठीक है, वो कहाँ का था? महोदयापुरम, ठीक है। और ये जो है 9th सेंचुरी में बनाया गया था, एस्टैब्लिश हुआ था, और ये अभी जहाँ पे केरला है उस समय उस समय ये महोदयापुरम का चेरा किंगडम था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो पूरा इलाका है वह मलयालम बोली जाती है, ठीक है। तो जो रूलर्स थे इस किंगडम के, उन्होंने जो है अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी भाषा में, सब जगह अपने इंस्क्रिप्शंस में हर जगह मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। मतलब उन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट लिखी वो भी मलयालम लैंग्वेज में लिखी, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे वो भी मलयालम लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। हर चीज़ जो उन्होंने की वो मलयालम लैंग्वेज में की। तो जो रूलर्स उन्होंने अपने चेरा किंगडम में जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मलयालम लैंग्वेज है ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सबसे अर्लीस्ट रीजनल लैंग्वेज का, जिसको जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में पाया गया। जैसे जिन बच्चों की लाइन नहीं समझ में आई तो उसको मैं इस तरह समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है ना। तो हमारे हर डॉक्यूमेंट हिंदी या इंग्लिश है, तो हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या तो वो हिंदी में होते हैं या तो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ पे जब ये रूल कर रहे थे तो इनके जो भी ऑफिशियल मतलब जो भी कागजात थे इनके चीज़ों के, जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हुआ करते थे, ये सब चीज़ें जो ये मलयालम लैंग्वेज में ही निकालते थे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके बाद उसी समय जो चेरास थे उनका जो ध्यान है वो संस्कृत के जो ट्रेडिशंस थे उनकी तरफ भी मतलब अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं ये एक इंस्क्रिप्शन है केरला का, ठीक है, जो मलयालम में लिखा गया, ठीक है। तो जो चेरास थे उनका जब ध्यान जो है उनका ध्यान संस्कृत के जो ट्रेडिशंस है उसमें जब अट्रैक्ट हुआ, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि केरला में, ठीक है, एक टेम्पल थिएटर था, ठीक है। और उसकी जो स्टोरीज हैं, है ना, वो संस्कृत के एपिक से डिराइव की गई हैं। तो जो पहला लिटररी काम हुआ था मलयालम में, ठीक है, 12th सेंचुरी के आसपास में, वो जो है संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया था, ठीक है। अब जैसा एग्जाम्पल के तौर पे एक 14th सेंचुरी के आसपास एक टेक्स्ट है जिसका नाम है लीला तिलकम, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट जो है ये इसमें ग्रामर है और पोएटिक्स है, इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। और इसको कंपोज किया गया था मणिप्रवलम में। मणिप्रवलम मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत और जो मलयालम है रीजनल लैंग्वेज है उन दोनों को ही डायमंड और कोरल कहा गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट, ठीक है। अब हम चेरा किंगडम के आगे बढ़ते हैं, दूसरे रीजन्स में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे रीजनल कल्चर्स थे वो जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे उस रीजन में उसके अराउंड में ही ग्रो की हैं। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो जगन्नाथ कल्ट है, ठीक है। जगन्नाथ जिसका लिटरल जो इसका मतलब है इस शब्द का वो ये है कि पूरे विश्व के भगवान, मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या फिर दूसरा नाम क्या हो गया इनका? विष्णु, ठीक है। ये जो जगन्नाथ कल्ट है ये पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो जो लोकल ट्राइबल लोग थे उस समय के, वो क्या करते थे कि वो लकड़ी की इमेज अपने जो
पूजनीय देव थे उनकी लकड़ी की जो मूर्ति बना करके, ठीक है, और वो उसकी पूजा करते थे। इससे ये मालूम होता था कि ऑफ कोर्स ये जो लकड़ी की मूर्ति जिन जिन देवता की बनी है वो उनके लोकल भगवान होंगे। बाद में जाके ये पता लगा कि जो जिस लकड़ी की मूर्ति जिस लकड़ी की मूर्ति के देवता की पूजा करते थे वो लोग बना करके मूर्ति, वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही हुए। ठीक है। और 12th सेंचुरी के आसपास जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रूलर्स थे गंगा डायनास्टी के अनंत वर्मन, इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है जगन्नाथपुरी में जो है एक मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से। ठीक है। और सब्सिक्वेंटली बाद में 1230 में 1230 में जो है किंग अनंग भीम थर्ड, ठीक है, इन्होंने जो है अपने पूरे किंगडम को अपने पूजनीय देवता को डेडिकेट कर दिया और खुद को ये बताया कि वो भगवान के क्या है, डिप्टी बन करके आए हैं और उनका पूरा राज्य जो है उनके पूजनीय देवता को समर्पित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में आप देख सकते हैं 3 जो है आइकन्स बने हुए हैं। एक पाम लीफ की मैन्यूस्क्रिप्ट है जो उड़ीसा से मिली है, इसमें 3 आइकन्स बने हुए हैं। पहला है बालभद्र है, बीच में सुभद्रा है और फिर यहाँ पे जगन्नाथ है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्पल्स ने जो है अपना इम्पोर्टेंस गेन किया, वैसे वैसे क्या हुआ कि टेम्पल्स का जैसे जैसे महत्व बढ़ता गया, इम्पोर्टेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे दूर दूर से लोग जो है उसके दर्शन को आते गए। ठीक है। और इस तरह से जो है एक जो टेम्पल है वो क्या बन गया, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है। धर्म स्थान बन गया, धर्म स्थल बन गया, जहाँ पे धर्म यात्री आते थे और वहाँ पे वो उसको पूजा करते थे। ठीक है। और साथ साथ समय के साथ साथ जो टेम्पल है उसने जो है अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी जो है वो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी बढ़ा दी। ठीक है। अब टेम्पल जो है, मंदिर जो है, ना ही सिर्फ एक वर्शिप करने की जगह थी बल्कि टेम्पल्स का जो एक पावर था वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे भी बढ़ गया। ठीक है। इसीलिए जिन्होंने भी उड़ीसा को कॉन्कर किया, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो मराठास हों, यहाँ तक कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ये लोग उड़ीसा को अपने कंट्रोल में लिए तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको टेम्पल का जो है पूरा अधिकार मिल जाए। ठीक है। ऐसा उनको लगता था बिकॉज ऐसा वो फील करते होंगे कि अगर वो टेम्पल को अपने अंडर में कर लेंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऑटोमेटिकली उनके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि टेम्पल में सबकी आस्था होती है। तो भाई जो टेम्पल में रहने वाले पुजारी हैं, जो भी हैं, वो जो बोलेंगे तो लोकल लोग तो मानेंगे ही मानेंगे। तो एक बार वो टेम्पल को अपने अंडर कंट्रोल कर लें तो फिर वहाँ के लोकल लोग भी ऑटोमेटिकली उनके रूल्स को जो है वो स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से टेम्पल्स ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू।